भारतीय जनता पार्टी ने देश का पहला जाट चेहरा उपराष्ट्रपति बनाया, जगदीप धनखड़। दो जाट गवर्नर बनाए, चाहे वो आचार्य देवव्रत हो या मलिक साहब हो। और उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह को केंद्र में बड़े बड़े डिपार्टमेंटों का मंत्री बनाया। मनोहर जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि जाट समाज को अपने साथ लगाने की जरूरत है। उन्होंने कभी इस तरह की किसी कार्यक्रम में हिस्सा ही नहीं लिया कि सैनी साहब जाट समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि पिछली विधानसभा में देवीलाल के परिवार के 5 सदस्य थे, इस बार गिनती 2 पर रह गई। पिछली बार उनके जो परिवार के सदस्य थे वो तमाम पार्टियों से थे, और इस बार केवल एक ही नीलो से जीते। धनलाल जी ने इसी जाट कॉलेज में अपनी फरद दिखाई थी कि भाई देखो जाटों में जाट हूं, लेकिन जाटों ने उनको तब भी जाट नहीं माना। क्यों नहीं माना, उसका एक बड़ा कारण मैं दर्शकों को बता रहा हूं। उन्होंने पहले जाट चेहरे के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराड़ा, तीनों को बड़ी जिम्मेदारियां दी बीजेपी ने, लेकिन वो नहीं कामयाब हो पाई। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा में जो नतीजे आए उसके बाद एक चर्चा आम है कि जो जाट नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है, समाज टकटकी लगाकर देख रहा था, लेकिन वह उस पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि उम्मीद थी लोगों की इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे और जीत जाएंगे। तो अब जो एक माहौल बना है, उस माहौल से कहीं न कहीं एक नेता की रिक्तता बन गई है। परंतु अगर हम आजकल की एक्टिविटियां देखें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो कहीं न कहीं नायब सिंह सैनी ही जाट समाज के बड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो जहां बीजेपी को जो अन्य समाज है उनका समर्थन भरपूर मिला चुनाव के अंदर, और जाटों का भी अच्छा खासा मत प्रतिशत उनको मिला, परंतु ज्यादातर वोट बैंक कांग्रेस की तरफ मूव हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्या जिस प्रकार से अब सैनी नायब सिंह सैनी ही आगे आकर लीड कर रहे हैं कि मैं ही जाट समाज का जो वोट बैंक इस बार कांग्रेस की तरफ ज्यादा गया है, उस वोट बैंक को भी बीजेपी में लाने का काम करूंगा। और इसके लिए आज एक जाट समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम हिसार के अंदर संपन्न हुआ, और जिसमें अच्छी खासी तादाद में भागीदारी थी। और जिस प्रकार से नायब सिंह ने वह कार्यक्रम अटेंड किया, उसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जो जाट समाज का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ रह गया थोड़ा बहुत, उसको भी भाजपा अपनी तरफ खींच लेगी। इस सारी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो बचा खुचा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ गया जाट समाज का जी, जिस प्रकार से अब कार्यक्रम हो रहा, नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से आगे आकर पहल कर रहे हैं जी, क्या ये थोड़ा बहुत वोट बैंक जो कांग्रेस की तरफ है, इसको भी बीजेपी अपनी तरफ खींच के ले जाएगी? देखो हरियाणा प्रदेश में अभी जो ये विधानसभा चुनाव था, इसमें जाट समाज ने एक बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो किसान आंदोलन हुआ देश में, उस किसान आंदोलन के बाद इस तरह की हालात और परिस्थितियां हो गई कि समाज के एक बड़े वर्ग के दिमाग में ये चीज आ गई कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी नहीं है जी। हम इस बीजेपी से पिंड छुटाएं। और उसके लिए विकल्प क्या था? विकल्प केवल और केवल कांग्रेस दिखाई दे रही थी जी। और कांग्रेस पार्टी इसलिए दिखाई दे रही थी कि पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने जाट समाज से आने वाले एक चेहरे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जी। और वो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे जी। इस बार भी इसी तरह की चर्चाएं थी और लगातार इस तरह के जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही, भले ही कांग्रेस ने उनको डिक्लेयर ना किया हो, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का फेस हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैनी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी डिक्लेयर्ड सीएम थे जी। उन्होंने उनको डिक्लेयर्ड सीएम का कैंडिडेट बना रखा था। तो जाट समाज और किसान वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिणाम आते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग गई, बिल्कुल उनकी जो जो कमजोरियां हैं, जहां जहां उनकी कमजोरी रही, उनको वो दुरुस्त करने में लगी हुई है।
जी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी यही थी कि जाट और किसान वर्ग को वो समझा नहीं पाए। जी हम ये नहीं कहते कि वो उनके खिलाफ आजीवन है जी जी या वो उनके साथ लग ही नहीं सकते, उनको वो समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। वो उनको ये समझा ही नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी भले ही जाट चेहरे को मुख्यमंत्री ना बनाए, लेकिन उसके बावजूद जाटों का भला, किसानों का भला बीजेपी कर सकती है और किया भी है। और उन्होंने जिन जिन जाट चेहरों को राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, उन चीजों को भी जनता के बीच में वो नहीं बता पाए। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की भी ये कमियां रही जो उनके प्रचार में थे लोग, क्योंकि वरना तो भारतीय जनता पार्टी ने देश का पहला जाट चेहरा उपराष्ट्रपति बनाया, जगदीप धनखड़। दो जाट गवर्नर बनाए, चाहे वो आचार्य देवव्रत हो या मलिक साहब हो। और उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह को केंद्र में बड़े बड़े डिपार्टमेंटों का मंत्री बनाया। प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला को बनाया। और 2014 से 19 की सरकार में कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ को आधे मंत्रालय दिए हुए थे। 2019 से 24 की सरकारों में दुष्यंत चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल, उसके बाद कमलेश ढांडा, उसके बाद फिर महिपाल ढांडा, तमाम ये देवेंद्र सिंह बबली, तमाम जाट चेहरों को आधे डिपार्टमेंट दिए हुए थे। लेकिन असली जो पीड़ा है वो ये थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा जाट समाज से नहीं था, जिसकी वजह से वो वोट बैंक नहीं आया। अब भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति कह लीजिए, या जिस तरह से बीजेपी अपने एक एक जो उनकी कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम लगातार करती रहती है, और उस पर वो अब जाट समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। और जिसमें सबसे बड़ा काम प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दिया है। ये काम मनोहर लाल जी ने नहीं किया। मनोहर लाल जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि जाट समाज को अपने साथ लगाने की जरूरत है। उन्होंने कभी इस तरह की किसी कार्यक्रम में हिस्सा ही नहीं लिया। तो अब जो नायब सैनी ने किया, उन्होंने 3 अलग अलग कार्यक्रम, जिनकी मैं बताऊं, एक उन्होंने गुड़गांव में किया जाट समाज का कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने 31 लाख रुपए जो आर्थिक मदद भी की उनकी ऐच्छिक कोष से, और वहां भी उन्होंने जाट समाज के कसीदे पढ़े। बिल्कुल। दूसरा जो उनका कार्यक्रम था वो था 15 तारीख को, जो हरियाणा प्रदेश की एक बड़ी खाप है, सर्वजातीय पुनिया खाप, उसके चबूतरे का शिलान्यास का कार्यक्रम था, चबूतरा बनाने के लिए। उसमें भी उनको आना था, जिसमें उनका बाकायदा निमंत्रण पत्र और सब छप गए थे। लेकिन अचानक जो महाराष्ट्र के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगने की वजह से वो नहीं आए। वरना तो वो जो कार्यक्रम था वो भी कहीं ना कहीं खापों को और जाट समाज को साधने के लिए ही था, और बहुत बड़ा कार्यक्रम एक तरह से। अब जो तीसरा जो कार्यक्रम है, जिसमें वो उपस्थित हुए और उन्होंने जाट समाज के बड़े कसीदे पढ़े, वो हिसार जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है और जिसमें 7 विधायक आते हैं, यहाँ जाट शिक्षण संस्थान है। सेठ छाजूराम लांबा जो अलखपुरा गांव के हैं, हिसार के साथ लगता है, भिवानी जिले में, उन्होंने जो एक शिक्षण संस्थान खड़ी की, जाट संस्था, जिसमें कई कॉलेज और स्कूल हैं, उसका वार्षिकोत्सव और सेठ छाजूराम जी का जो जयंती समारोह, उसका कार्यक्रम था। और जिसमें यहाँ इस कॉलेज में 2 मुख्यमंत्री पहले भी आए, चाहे वो चौधरी भजनलाल जी आए या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए, लेकिन उसके बाद अब नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में आए। वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सैनी साहब जाट समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रद्युम्न भाई, बीच में एक सवाल ले लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि 21 साल बाद कोई नॉन जाट मुख्यमंत्री जाट शिक्षण संस्थान के, जाटों के बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। कोई नॉन जाट और चाहे जाट हो, हुड्डा साहब भी नहीं आए थे हुड्डा साहब जी, यानी कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि बीजेपी ने जाट वोट को साधने के लिए, और विशेषकर इस क्षेत्र में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, सुरेंद्र पूनिया जी जो महामंत्री हैं बीजेपी के, उनको इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आगे किया। और जिस आप पूनिया खाप के प्रोग्राम का भी जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी सुरेंद्र पूनिया जी उस प्रोग्राम को सफल बनाने में, और कहीं न कहीं उस प्रोग्राम के सूत्रधार वही थे। और यह जो कार्यक्रम था, जो सारी संरचना कह लीजिए, यानी कि इस प्रोग्राम के पीछे एक जाट नेता के रूप में जो बड़ा चेहरा था वो सुरेंद्र पूनिया ही थे। और 21 साल के बाद यहाँ पर बड़ा चेहरा आना, तो इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखो, निश्चित रूप से जो जाट शिक्षण संस्था है,
इस शिक्षण संस्था में वर्षों से, पिछले काफी लंबे समय से, जो चौधरी देवीलाल के परिवार का कह लीजिए या उनके समर्थकों का कह लीजिए या ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत चौटाला के समर्थकों का एक दबदबा रहा है। यहाँ जो प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, कैशियर जो कार्यकारिणी बनती है जी, उसमें ज्यादातर लोग उन्हीं के खासम खास बनते हैं। बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। और यहाँ जितने भी बने हैं उसमें सेठ छाजूराम के परिवार से भी, चाहे नरेंद्र लांबा हो, चाहे सुनील लांबा हो, वो भी यहाँ जीते हैं। लेकिन वो भी चौधरी देवीलाल के परिवार से रिश्तेदारी है उनकी नजदीकी, चौधरी बंसीलाल के परिवार से जीते, ये भी कह सकते हैं। जी। और उसके बाद इस संस्था के और भी बहुत से प्रधान रहे हैं। अभी जो बात है वो ये है कि अभी इस संस्था के जो प्रधान थे उनका देहांत हो गया था, जो जीते हुए थे, अजमेर ढांडा, और वो भी दुष्यंत चौटाला के पैनल से थे जी। कांग्रेस समर्थित जो पैनल था वो चुनाव हार गया था। और बीजेपी ने भी यहाँ काफी प्रयास किए, अपने लोगों को खड़े किए, लेकिन वो भी कोई नहीं जीत पाए बहुत ज्यादा। जी जी। अब जो उप प्रधान थे उनको प्रधान की जिम्मेदारी दे दी गई, और उसके बाद इस संस्था में काफी जो है आपस में खींचातान भी काफी चली पहले, और कई सालों तक प्रधान का चुनाव तक भी नहीं हो पाया। कॉलेजियम के सदस्य बने, काफी आपस में एक बड़े नेता का भी उसमें रोल बताया जा रहा था जो पिछली सरकार में थे। अब यहाँ जो नई कार्यकारिणी जिसमें प्रधान, अब उप प्रधान को प्रधान का जिम्मा दिया गया है, उसके बाद ये कार्यक्रम होना, एक तो ये चीज दर्शाता है कि जो चौधरी देवीलाल परिवार का एक दबदबा इस संस्था पर भी रहा है और जो जाटों में और किसान वर्ग में भी रहा है जी, वो कहीं ना कहीं इस 8 तारीख के चुनाव परिणाम के बाद जैसे हुड्डा साहब का कम होता गया, वैसे ही देवीलाल के परिवार का भी कम हुआ है जी। क्योंकि पिछली विधानसभा में देवीलाल के परिवार के 5 सदस्य थे, इस बार गिनती 2 पर रह गई। पिछली बार उनके जो परिवार के सदस्य थे वो तमाम पार्टियों से थे और इस बार केवल एक इनेलो से जीते। इस जाट शिक्षण संस्थान में भी दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, इन तमामों का दखल हमेशा रहा है, लेकिन अब वो दखल भी धीरे धीरे दूर हो गया है क्योंकि अब जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, हो सकता है उनमें से भी ज्यादातर को यह आभास हो गया हो कि आगे राज इनका आना मुश्किल है, तो इसलिए लोग राज की तरफ ही जाते हैं। ये कार्यक्रम ये दर्शाता है कि जाट समाज में जो नेता हैं, जाट समाज से जो नेता आते हैं, वो वास्तव में अब कमजोर होते जा रहे हैं और एक नए विकल्प की तरफ लोग देख रहे हैं। वो विकल्प जैसे चौधरी भजनलाल जी ने ये कहा था कि मैं जाट हूँ, हिसार की जो जाट धर्मशाला की जमीन है वो चौधरी भजनलाल जी ने दी हुई है, उनका पत्थर भी वहां लगा हुआ है, किसी जाट मुख्यमंत्री ने नहीं दी। बिल्कुल। और भजनलाल जी ने इसी जाट कॉलेज में अपनी फर्द दिखाई थी कि भाई देखो जाटों में जाट हूँ, लेकिन जाटों ने उनको तब भी जाट नहीं माना। क्यों नहीं माना? उसका एक बड़ा कारण मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। आज वो हालात नहीं है, उस समय इसलिए नहीं मानना क्योंकि उस समय चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे। बिल्कुल ठीक कहा। वो जाटों के भी और किसानों के बड़े नेता थे भजनलाल जी के मुकाबले में। चौधरी बंसीलाल भी एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन अब वो राजनीतिक शून्यता आ चुकी है। अब जिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जाट समाज टकटकी लगाए बैठा था, उन्होंने दिखा दिया कि भाई बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना, फेल हो चुके हैं, और वो टोटली फेल हो गए, अपने क्षेत्र में भी हो गए। और चौधरी देवीलाल के परिवार का जो हश्र हो रहा है पिछले कुछ सालों से, वो सबके सामने है। अब एक रिक्तता आ गई है, जाट समाज भी ये देख रहा है कि हम किसको अगुवाई दें, और भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रयास में अब तो ये ज्यादा प्रयास शुरू कर दिया, वरना तो पिछले 10 साल से लगी हुई हैं। उन्होंने पहले जाट चेहरे के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराड़ा, तीनों को बड़ी जिम्मेदारियां दी बीजेपी ने, लेकिन वो नहीं कामयाब हो पाई। उसके बाद अगला जो चुनाव आया, और उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी हम उसमें गिनेंगे। उसके बाद अगला जो चुनाव आया उसमें चौधरी रणजीत सिंह हो, देवेंद्र सिंह बबली हो, जयप्रकाश दलाल हो, महिपाल ढांडा हो, इन सबको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, लेकिन वो नहीं समाज को बीजेपी के साथ जोड़ पाए। अब कौन ऐसा नेता हो, क्योंकि अभी तमाम जो जाट बड़े चेहरे हैं उन पर दांव बीजेपी ने खेल करके देख लिया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। अब नायब सिंह सैनी ने खुद अपने कंधों पर वो बागडोर ली है, और वो खुद बागडोर लेके जो एक छवि मनोहर लाल खट्टर की जाट समाज और किसान वर्ग के दिमाग में, थोड़ा सा मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा जी। जो नायब सिंह सैनी ने
अपने आप को जो काम हुडा नहीं कर पाए और जो एक जाट समाज के नेता नहीं बन पाए, नायब सिंह सैनी अब जाट समाज के नेता बनने की राह में भी चल पड़े हैं। तो इस कड़ी में सारथी का काम सुरेंद्र पुनिया जी कर रहे हैं क्या? देखो, निश्चित रूप से चूंकि वो प्रदेश के महामंत्री हैं और जब नायब सैनी प्रदेश के सूचना अध्यक्ष ये मिल रही है कि ये जो कार्यक्रम था आज का, इसके मेन सूत्रधार वही थे। नहीं, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के भी मेन सूत्रधार थे। और दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी को खापों के नेताओं से मिलवाना हो, खापों के नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलवाना हो, या जो जाट समाज और किसान वर्ग के लोगों की बातचीत भी कई बार उन्होंने करवाई है, तो निश्चित रूप से वो एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी वो ना तो विधायक हैं, ना वो सांसद हैं, ना वो कोई मंत्री हैं, वो संगठन में महामंत्री हैं। तो उस लिहाज से अब पार्टी उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी जब देगी, तब ये पता चल पाएगा कि वो कितना समाज को इसके साथ जोड़ पाते हैं। क्योंकि असली कहानी तो तब है ना जब आपको चौधर मिले। आज उनके पास चौधर तो केवल संगठन की है, सत्ता में तो कोई चौधर नहीं है। तो इन तमाम नेताओं को जो है सरकारों में भी चौधर मिली है, लेकिन ये नहीं जोड़ पाए। लेकिन एक बात ये भी है कि देखिए, जो पार्टी में जो एक महामंत्री का पद होता है, एक्चुअल में संगठन का वह पद है। बिल्कुल। और संगठन का सबसे बड़ा यही काम होता है कि वो समाज को अपने साथ जोड़े। उस काम को वो बखूबी कर रहे हैं। संगठन का काम यही है कि वो सत्ता और समाज दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करे, एक कड़ी का काम करे, और वो ये काम कर रहे हैं। वरना आप एक चीज देखिए, 2003 में यहाँ मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं दर्शकों को, 2003 में यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए। उसके बाद 9.5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यही जाट शिक्षण संस्थान थी, यही वो कॉलेज की धरती थी। और उस समय भी हिसार में जाट समाज के कांग्रेस के नेता थे, चाहे प्रोफेसर संपत सिंह हो, विधायक थे नलुआ से। बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ जिला परिषद की चेयरमैन भी जाट समाज से थे, और भी कई नेता थे। किसी की हिम्मत हो पाई कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम यहाँ करवा पाए? बहुत बड़ी बात। और कहीं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को जाट समाज का बड़ा नेता कहते हैं, और कहते नहीं, वो थे भी, क्योंकि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। हाँ, बिल्कुल। और पांव लगातार, बिल्कुल पांव रखा तब ना जब उनको कोई इनवाइट करे। दो ही बातें होती हैं। अब नायब सैनी आए हैं, या तो संस्था के लोगों ने किसी के माध्यम से उनको इनवाइट किया है, आदमी तभी आएगा, बिल्कुल, या वो बड़ा दिल दिखा के खुद आगे हों। चल के दो ही चीजें हैं। या तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया, या अगर उनको इनवाइट किया तो वो क्यों नहीं आए। जी, दो बातें हैं। दूसरी बात, उसके बाद 9.5 साल मनोहर लाल जी भी रहे, तब भी जाट समाज के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में जिला प्रधान भी रहे हैं, और भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं बीजेपी में। लेकिन तब मनोहर लाल खट्टर का भी कोई कार्यक्रम नहीं रखा। थोड़ा बीच में हम भूल गए, थोड़ा दर्शकों से तो निवेदन है कि साथियों वीडियो को ज्यादा शेयर करें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक आज सेठ छाजूराम जयंती है जी, उस पे भी हम साथियों उस महान शख्सियत को, जो समाज की क्या पूरे भारतवर्ष के महादानी हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं। जी आगे बिल्कुल। तो अब 9.5 साल मनोहर लाल जी को भी नहीं बुलाया। अब कोई तो क्वालिटी है कि नायब सिंह सैनी आए, या जिसको उन्होंने, जिन सुरेंद्र पुनिया का आप जिक्र कर रहे हो, उनमें भी तो कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से उन्होंने जाट शिक्षण। मैं एक और बड़ी बात बताऊं, अब जो इसके पदाधिकारी हैं उनमें से भी काफी अब भी जो है चौधरी देवीलाल के परिवार से जुड़े हुए, बिल्कुल, जो पदाधिकारी हैं। तो उसके बावजूद उनको इस चीज के लिए कहीं ना कहीं कन्विंस करना कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बुलाइए जी, या तो उन्होंने बुलाया है, यूं तो है नहीं वे मुख्यमंत्री खुद चल के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उनमें खासियत है, और जिसकी वजह से वर्षों बाद ये सुनहरा मौका मिला है। और प्रत्येक शिक्षण, चाहे कोई संस्था हो, शिक्षण की कोई भी संस्था हो, कोई भी समाज हो, क्योंकि नायब सिंह सैनी आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी मुख्यमंत्री हैं, आज वो ओम प्रकाश चौटाला के भी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के नंबर 1 है। तो उनको, वो अगर किसी संस्था में आते हैं तो निश्चित रूप से गर्व और गौरव का विषय जरूर है कि एक इतिहास के पन्नों में ये चीजें लिखी जाएंगी कि नायब सिंह सैनी जो है 25 तारीख को हिसार में जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में आए, जो वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। और उसकी जयंती पे आए जिस बंदे ने
उस दौर में जी सेठ छाजूराम लांबाजी बहुत महान शख्सियत रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है पुनिया साहब की एक जाट होकर के और उनके आगे सेठ लगना हाँ, कितनी बिल्कुल, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी और कितना उन्होंने जो चंदा है, अगर जी। हम दान की बात करें जी प्रद्युम्न भाई, उस दौर में अंग्रेजों के दौर में पैसा ही नहीं था लोगों के पास, जी भूखमरी थी, लोग पैसे नहीं खर्चते थे। उस दौर में इतना बड़ा बड़ा दान किया, चाहे आप आजादी की लड़ाई में ले एक लीजिए, साधारण परिवार से आने के साधारण- बावजूद बिल्कुल बिल्कुल। देखो निश्चित रूप से उन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर के हम्म, और अनगिनत बार हाँ जी हाँ जिसकी गिनती नहीं हो सकती जी। इतना उन्होंने जो है दान दिया है। जी और जो एक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने इतना बखूबी जो एक काम किया है बहुत बड़ी बात जो तो यही युगों है। युगों तक याद रखा जाएगा। हाँ और बहुत लोग ये बात भी कहते हैं हम्म, कि अगर सेठ छाजूराम ना होते हम्म, तो चौधरी छोटूराम भी नहीं नहीं होते, होते। क्योंकि उस समय जो छोटूराम जी का जो सारा सिस्टम था जी उसको सेठ छाजूराम ने ही हाँ, चलाया। चलाया। और ना केवल उन्होंने एक और सबसे खास बात यह है कि एक अलगपुरा गांव से और एक युवा कलकत्ता में जाकर देश के आखिरी छोर उस दौर में अंग्रेजों के राज में कोई कल्पना तक भी लोगों को ये पता ही नहीं था कलकत्ता कहाँ है। कलकत्ता का, बहुत लोग तो ऐसे मिलेंगे और उन्होंने वहां पे झंडे गाड़े। कारोबार के साथियों, अगर हम उनके दान की लिस्ट आपको बताने लग जाएं तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा साथियों, और देखना चाहते इससे पहले हमने वीडियो डाल रखा है। और अगली बात सुनो, आज जितना पैसा सेठ छाजूराम के पास था उस दौर में उससे कई गुना ज्यादा अब वाले जो ये अरबपति खरबापति घूम रहे हैं हाँ, इनके पास मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल। कितना दान करते हैं। अंबानी, अडानी, जिंदल कोई भी हो बिल्कुल कितना दान किया है बताओ। बिल्कुल सही बात है। जिंदल आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूँ, हालांकि ठीक है कि वो उनका कारोबार है या जो भी है, सेठ छाजूराम ने सीआरएम जाट कॉलेज की स्थापना की और यहाँ बहुत लोग पढ़े। अब एक तो यहाँ की फीस आप देखिए, दूसरी तरफ जिंदल परिवार ने भी हिसार में 2 स्कूल बनाए। बहुत सुनने वाली बात है ये, जिंदल मॉडर्न स्कूल और विद्या देवी जिंदल स्कूल। एक उनकी फीस आप देखिए, साधारण घर का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। बिल्कुल। जिंदल हॉस्पिटल, जिसको पहले ये कहा करते कि वहां 5 रुपए की पर्ची कटती और बहुत जो है सबका इलाज होता है, अब आज वहां जाकर के हालात देखिए, जेब कटती वहां पर। प्राइवेट जो अस्पताल हैं उसमें और जिंदल अस्पताल में कोई फर्क ही नहीं कोई है। फर्क नहीं है। तो और जमीन फ्री में ले रखी डोनेट के रूप में। निश्चित रूप से देखो जो जितने बड़े ये चैरिटेबल चीजें चलती हैं वो सरकार से फायदा तो उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ साल दे दिया उसके बाद बंद, जेब काटनी शुरू कर देते हैं। अब आप ये कल्पना कीजिए कि सेठ छाजूराम ने इतना जो दान दिया, चाहते तो वो भी ना देते, और भी तो बहुत लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। उस समय क्या वो अकेले ही पैसे वाले थे? और भी बहुत थे। भाई साहब एक छोटी सी घटना का जिक्र कर देते हैं कि जो रोहतक का जो वो था संस्थान है, उसमें उनकी 61,000 रुपए की कलम थी, 61,000 रुपए कलम। और सुनने में आता कि उस वक्त 5 रुपया एकड़ में, 1 एकड़ जमीन आ जाती 5 रुपए में। तो आप अंदाजा लगाइए उस पैसे में कितनी जमीन आ जाती, था आप अंदाजा लगाइए। नहीं वो एक उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि कलकत्ता में जब उनसे चंदा लेने के लिए गए तो गांधी जी या दूसरा किस्सा, मतलब सारा तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन फिर भी दर्शक उसको समझ जाएंगे इसी चीज से कि जब उनसे वो चंदा लेने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप सारा कलकत्ता में चंदा मांग लो, जितना सारा कलकत्ता में देंगे उतना मैं अकेला दे दूं। कितनी बड़ी बात, आज को कह के दिखा दो। बिल्कुल सही बात है। और जाट कॉलेज के लिए भी यही बोला था, बहुत कॉलेज तो बना दूंगा, मैं ही बना दूंगा, आप 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन आपकी भावना जुड़ जाएगी। बिल्कुल, और हुआ भी ऐसा ही था, बनाने में श्रेय तो उन्हीं का था, लेकिन सबकी भावनाएं जुड़ जाए। बहुत बड़े महादानी थे। तो कहने का भाव, हम अपने मूल सवाल पर आ जाते हैं कि आज हमारे समाज के बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े महादानी सेठ छाजूराम की जयंती पर नायब सिंह सैनी का आना तो अपने आप में कहीं ये नहीं लग रहा कि वो जाट नेता के रूप में भी स्थापित हो रहे हैं? देखो निश्चित रूप से वो अभी प्रयास कर रहे हैं कि जाटों को मैं अपने साथ जोड़ूं,
और ये 2-3 कार्यक्रम उसका उदाहरण है। जी। अभी कितनी और संस्थाएं उनको बुलाती हैं और कितने एक बड़े स्तर पर वो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, उस पर ये देखा जाएगा और उसके बाद ही ये मंथन किया जा सकता है कि सैनी साहब कितने कामयाब हुए हैं जाट समाज को अपने साथ जोड़ने में। बीजेपी ने इससे पहले भी एक प्रयास किया था, जब धन्ना भगत जो हैं उनकी जयंती का कार्यक्रम धनौरी कैथल जिले में, जो पहले जींद में आता था, वहां एक कार्यक्रम किया था और जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आए थे। खट्टर साहब तब मुख्यमंत्री थे, तो उस कार्यक्रम को भी किया गया था। अब उसी तरह से होना तो ये चाहिए कि जैसे अभी परसों जो है चौरी छोटू राम की भी जयंती थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत से महापुरुषों की जयंती मनाती है, सरकारी स्तर पर भी मनाए जाते हैं। जैसे अभी संविधान दिवस का कार्यक्रम भी मनाया जाएगा, कभी वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, कभी कोई जयंती मनाई जाती है। तो इस तरह से अगर जिस तरह से वाल्मीकि जयंती मना करके और डीएससी समाज का एक सम्मेलन करके नायब सिंह सैनी ने यह दर्शाया कि डीएससी समाज उनके साथ है। बिल्कुल। भविष्य में जो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि किसी ना किसी दिन यही नायब सिंह सैनी जाट समाज के किसी चेहरे को आगे लेकर के और इसी तरह का एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करेंगे और उस दिन ये पता चलेगा कि जाट समाज कितना किनके साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक एक कड़ी को जोड़ करके चल रही है और ये इन चीजों को बड़ा पकड़ के चलते हैं ये जी, कि कहां से हम ये काम करें, कहां से हम ये काम करें, तब हमारे साथ ये समाज जुड़ जाए। इन चीजों पे बखूबी काम करते, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक चीज और देखो, आप चुनाव परिणाम उठा करके देख लीजिए, बीजेपी जिन क्षेत्रों में पहले जीतती है उनमें से अगली बार अगर वो कहीं हारती है तो उसकी रिप्लेसमेंट वो दूसरी सीटों से कर लेती है। वो दूसरी सीटों पर भी तैयारी रखती है अपनी, जबकि कांग्रेस का ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। जी। तो साथियों, आज हमने चर्चा की कि नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से जाट समाज के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको पता चल गया है और वो सही रास्ते पे है कि बाकी वोट बैंक हमारे साथ है। जो जाट समाज का वोट बैंक कहीं न कहीं हमसे छिटकर कांग्रेस में चला गया है, अगर कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो इस वोट बैंक को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। और वो बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं और इस कड़ी में उनका साथ दे रहे सुरेंद्र पूनिया जी। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे हम मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम राम।